लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने गिवन वाले कुछ चीजों को पढ़ा था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताई थी मैंने, इंटरसेक्शन वाले केसेस बताए थे मैंने काफी चीजें आपको बताई थी कि ए गिवन बी कैसे होता है, कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था। मेन एक हमने क्वेश्चन किया था इंटरसेक्शन वाला। कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, और इंटरसेक्शन और गिवन पे आज हम इन दोनों पे ही क्वेश्चन करेंगे, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनसीईआरटी आपको इसकी पढ़नी है। जब तक मैं नहीं बोलूंगा कोई भी एनसीईआरटी टच नहीं करेंगे। जब मैं आपको बता दूं कि हाँ भाई अब आप ये एक्सरसाइज करके आइए, वो कर लीजिएगा, क्योंकि हमें एनसीईआरटी सिर्फ, मैंने आपको पहले ही बोला था, 2 चैप्टर की करनी है, एक इनवर्स की और एक प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी में एनसीईआरटी मैं करने के लिए दूंगा घर से आपको, जिसके पास नहीं होगी उसे खरीदने की जरूरत नहीं है, तरीका मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं आज। क्वेश्चन है, देखिए मैं वर्बली बोल रहा हूं, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। 2 डाइस को फेंका गया, ठीक है, यानी 2 फेयर डाइस आर रोल्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट डाइस शो 6? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट डाई शो 6 गिवन दैट sum on the number of the dice is 8. Sum on number is 8. भाई साहब ध्यान से सुन लो पहले। तो क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लेकिन कंडीशनल नहीं भी देगा तब भी चलेगा, मैंने आपको पहले ही बोला था ये बात, ठीक है। उसने क्या बोला है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट डाई शो 6 गिवन दैट सम ऑन द नंबर इज 8। तो सबसे पहले तो आप ऐसे लिखेंगे, गिवन दैट का मतलब है, देखो फर्स्ट डाई शो 6, फर्स्ट डाई शो 6 गिवन दैट, आ रही है बात समझ में, सम इज 8। बोलो क्लियर है। डाइस का सैंपल स्पेस को करने से पहले आप ये समझिए, ये ए है और ये बी है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, याद आ रहा है। अच्छा, अगर मेरे को ए निकालना हो, पहला डाइस 6 शो करे, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, क्लियर है भाई। ऐसे करेंगे ना, 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5 और 6 6, क्लियर है। अब उसने क्या बोला है, सम इज 8, सम 8 होना चाहिए। सम 8 होने का मतलब है 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4, और कोई केस बनेगा, और कोई केस बनेगा भाई नहीं। अब एक चीज देखो, सिंपल सी बात, ये ए है और ये बी है। एक एक कितने एलिमेंट बी में है, एक। विद रिस्पेक्ट टू क्या, बी देखना है, बी में कितने टोटल, 1 2 3 4 5, तो 1/5 इज द आंसर। इंटरसेक्शन से निकालोगे उससे भी यही आ रहा है। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर है सबको? हाँ भाई शक्ति मानो, समझ आ गया। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था एनडीए के। अगला सवाल, तो शुरू करते हैं फटाफट से क्वेश्चन करने। पहले हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था जल्दी लिख लो यार। लिख लिया? अगला क्वेश्चन दूं, 2019 के पेपर में आया था, प्रोबेबिलिटी के जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड आज हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। लिखो क्वेश्चन, अरे जल्दी करो यार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.5, मतलब P ऑफ A इक्वल टू 0.5, P ऑफ B इक्वल टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0.4। A यूनियन B के ऊपर होल पे बार है, A यूनियन B पूरे पे बार, ये निकालना है आपको। A यूनियन B का होल बार, करो ट्राई जल्दी से। क्वेश्चन सबको समझ आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.5 दी है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैंने 0.6 दी है, ए इंटरसेक्शन बी मैंने आपको कितना दिया है 0.4। मैंने बोला है ए यूनियन बी के ऊपर बाहर निकाल दो, है ना। तो क्या करेंगे 1 माइनस ए यूनियन बी, याद है ना लास्ट क्लास में पढ़ा था। करो सॉल्व, चलो। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बताया था, ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। करो करो करो, कितना आ रहा है। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, में कोई ऐसे नहीं है क्वेश्चन जो आपके बाहर बाहर से हो। 1 माइनस 0.5 प्लस 0.6 माइनस 0.4, 6 5 11, 11 में से 4 गए 0.7 यानी 0.3 आंसर आएगा इसका। आ गया सबका। नेक्स्ट, फिर से क्वेश्चन ये है, एक पासे का जोड़ा फेंका जाता है यानी पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। एक पासे का जोड़ा फेंका जाता है यानी अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड डाई लैंड्स ऑन हायर वैल्यू देन द फर्स्ट। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड डाइस लैंड ऑन हायर वैल्यू देन फर्स्ट। क्वेश्चन समझ आया सबको भाई। जो दूसरे वाला डाइस है वो बड़ी वैल्यू दिखाए पहले वाले से, क्वेश्चन यही है। तो दूसरे वाले डाइस पर बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। क्या मैं ये ले सकता हूं, हाँ है ना, नहीं, क्योंकि ये पहले वाले पर बड़ी वैल्यू आ गई। बात समझ आ रही है। क्या मैं ये ले सकता हूं 1 6, तो 1 के तो सारे केसेस बनेंगे, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, है ना। और कौन सा बनेगा 2 3 2 4 2 5 और 2 6। और कौन सा बनेगा 3 4 3 5 3 6। और कौन सा बनेगा 3 5 और सॉरी 4 5 और 4 6 और 6 6 5 5 नहीं बनेगा, 5 6 रह गया एक, हाँ 5 6 और 6, बस बस बस। गिन लेते हैं इसको, कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 और 3 15, 15/36 इज द आंसर। मुश्किल है सर, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। समझ आ रही है मेरी बात। नेक्स्ट, तो जो हमने कल पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं आज की क्लास में हम। लिख लिया भाई, अगले क्वेश्चन बनाए। कितना है ये 5/18, 18 या 12, 12 ना। अब क्वेश्चन में है अ फेयर कॉइन एंड अनबाइज्ड डाइस इज थ्रोन। इसका मतलब है एक सिक्का और एक डाइस को उछाला गया है। समझ आ गई मेरी बात, एक साथ सिक्के को भी और डाइस को भी। आगे पढ़ने से पहले दिमाग में सैंपल स्पेस क्या बन रहा है, हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 हेड 6, टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 और टेल 6। सबको क्लियर है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 4 और 6 विद हेड। क्वेश्चन समझ आ गया, ट्राई करो, आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन समझ आना चाहिए, आंसर तो हम कर देंगे। ट्राई करो, ट्राई, 1 मिनट में हो जाना चाहिए। कितना आ रहा है भाई, 1 मिनट चेक कर लेते हैं भाई। 1/4 कैसे, सबसे पहले 2 आए, 2 हेड के साथ आए, 4 हेड के साथ आए और 6 हेड के साथ आए। और कोई केस बनेगा क्या, टोटल कितने केस बने, अबे इसमें कितने बने बे, 3/12, दैट्स इट। मुश्किल है, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1.5 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए।
प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर 0.5 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए का मान निकालना है और क्वेश्चन में बोला है दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अपवर्जी घटनाएं हैं, अपवर्जी। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से मुझे क्या पता लगता है? तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोले हैं, ए बी सी तीनों के तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इससे क्या पता लगता है? इंटरसेक्शन जीरो होगा। लेकिन किसका? ए इंटरसेक्शन बी भी जीरो है, बी इंटरसेक्शन सी भी जीरो है, ए इंटरसेक्शन सी भी जीरो है, और तीनों का इंटरसेक्शन भी जीरो है। क्योंकि उसने क्या बोला है कि ए बी सी तीनों के तीनों कैसी है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। बात समझ आ रही है मेरी? क्लियर है सबको? अच्छा, और कुछ नहीं बताया हुआ, आपको यही निकालना है। आप पहले ट्राई कीजिए जितना कर सकते हैं। यस, अच्छा ये भी बोला एग्जॉस्टिव भी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब समवर्ती। एग्जॉस्टिव का मतलब बताओ क्या पढ़ा था, जल्दी बताओ लास्ट क्लास में? यूनियन वन होगा, यानी यूनियन की वैल्यू उसने हमें दे दी है। समझ आ गई मेरी बात? लगाओ फॉर्मूला लगाओ। चलो, तीनों का यूनियन कितना है मेरा? 1 है ना? इस तीनों का एक ही फॉर्मूला पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, लगा दो एक बारी फटाफट से। तो कुछ भी नहीं है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ये आपका 2018 एनडीए सेकंड पेपर में क्वेश्चन आया था। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मक्खन, करने लायक क्वेश्चन है। आंसर आना चाहिए, पूरा आंसर चाहिए मुझे। जादव हो रहा है भाई? ठीक है। आंसर तो देखना पड़ेगा भाई। कैलकुलेट फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस इंटरसेक्शन जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो इक्वल टू 1। कोई डाउट है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू नहीं है, मेरे को ये निकालनी है। बी की वैल्यू मेरे को दे रखी है 1.5 ऑफ ए, और सी की वैल्यू दे रखी है 0.5 ऑफ बी। फिर से वापस बी की वैल्यू डालेंगे। देखिए कैसे डालेंगे। बी की वैल्यू आपके पास दी हुई है ना, कितनी दे रखी है? तो ये देखो, ये 1.5 है, ये 1 है, ये बिल्कुल इस तरीके से है। 1.5 करेला और 1 करेला कितना हो गया? 2.5 करेला। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? प्लस 0.5 इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 1.5 ऑफ पी ऑफ ए। तो यहां से मेरा पी ऑफ ए आराम से निकल जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन चाहिए मुझे। ठीक है, यानी ये आएगा 2.5 ऑफ पी ऑफ ए प्लस 0.75 पी ऑफ ए इक्वल टू 1। देखो इसको ऐड कैसे करेंगे? इसे ऐड करेंगे 2.5 और 0.75। याद आ रहा है? पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते थे तो आएगा 5 2 3 3.25 पी ऑफ ए बराबर 1। अब सबको पता है पी ऑफ ए का मान कितना आएगा? 1/3.25। ऊपर कर दो इसे 100, 25 चौका 100, 25 से कम 25 और 25 तड़ाके 75, 4/13 आंसर। ठीक है, समझ आया? आइए आइए, आपका स्वागत है। कहां रह गए थे? यहां कहां? क्यों लेट कैसे हो गए? फिर लेट कैसे हो गए भाई? जाम लग गया था? कितने? अच्छा, और बाबू सोना के चक्कर में तो नहीं पड़ा हुआ? थोड़ा बहुत? अभी थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है तो इतना लेट आ रहा है। पूरा पड़ गया तो फिर बेटा आऊंगा ही नहीं उस दिन। ये लो, पहले ही बोल दिया। बेटा ये बाबू ने खाना खाया ना, ये बहुत महंगा पड़ता है खाना, ये ध्यान रखियो।
तेले बाबू ने थाना खाया नहीं खाया तो ठीक है, अगर खाया होगा तब भी महंगा पड़ेगा और नहीं खाया होगा तो फिर तो बहुत महंगा पड़ेगा। क्वेश्चन देखो क्या है, 2 डाइस को फेंका जाता है। अगला क्वेश्चन भाई बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं दबा के, सारे पेपर के क्वेश्चन है। 2 डाइस आर थ्रोन, एटलीस्ट 1 डाई शो 5। उसके बाद है 2 डाइस आर थ्रोन एंड एटलीस्ट 1 डाई शो 5। क्वेश्चन ये है, प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 10 और मोर। प्रोबेबिलिटीज जो है वो क्या है, सम इज 10 और मोर, बस ये निकालना है। सारे बच्चे बस मुझे एक छोटी सी बात बता दो कि इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, बाकी कहानी तो बाद में कर लेंगे डिस्कस। सैंपल स्पेस क्या होगा बताओ, है 36 नहीं होगा भाई, 36 नहीं होगा। अब सुन लो क्यों, क्वेश्चन में बोला है, मैंने जान के पहले पूरा क्वेश्चन बोला फिर आगे बढ़ाऊं। 2 डाइज आर थ्रोन एंड एटलीस्ट 1 डाई शो 5, ये पूरा एक केस है। इसका मतलब ये हुआ कि सैंपल स्पेस जो है वो क्या होगा, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, फिर उल्टे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 ले चुके हैं तो 5 6 आएगा, यानी 11 केसेस बनेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? तो इस क्वेश्चन में आपको ऐसे कंफ्यूज किया गया था जान के, ये भी आपके एनडीए के पेपर में है। सम इज 10 और मोर, ये सबको पता है। 5 5 लेंगे एक तो सम, और एक कौन सा आएगा 6 5, 2/11 आंसर वर्बल क्वेश्चन। समझ आई मेरी बात? मुश्किल है? ठीक है, उतारी करिए इसे फटाफट से। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आते हैं, आपके प्रोबेबिलिटी में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे जो आसान होंगे बहुत। देख, 2 डाइस को फेंका गया, कम से कम एक डाइस पर 5 होना चाहिए, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 और 6 5। इसके अलावा 5 1 5 2 5 3, मतलब 5 तो होना ही चाहिए ना, तो उसके 11 केसेस होते हैं। तो ये सैंपल स्पेस हुआ इस बार। समझ गया? जो 36 लेते थे उसकी जगह 11 लेंगे। क्लियर है आप सबको? और सम उसने बोला 10 या 10 से ज्यादा। 10 सम कब होता है, 5 5 में, और उससे ज्यादा कब होता है, 6 5 और 5 6। तो 3 केस थे, सॉरी 3/11। ठीक है, अब देखिए करना नहीं है, सिर्फ सुनना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, सुनना है, लिखेगा कोई नहीं। 2 डाइस को फेंका जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 7। हो जाएगा भाई, 3 4 4 3 1 6 6 1 2 5 5 2 बटे टोटल। और ये आपके पेपर में आया 2018 के फर्स्ट पेपर में। एक ना एक फुद्दू क्वेश्चन आपके पेपर में होगा, 8-10 में से 2 क्वेश्चन तो आपके पक्के ऐसे होंगे जो 10वीं की प्रोबेबिलिटी से होंगे, 1 या 2 नकली वाले बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे को 1/2 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/6। ए बार इंटरसेक्शन बी निकालना है। सर मुझे नहीं पता, थोड़ा पिछली ना कल आपको जो पढ़ाया था उसके पेजेस खोल के देख लेना, फिर निकलेगी इसकी वैल्यू। मतलब मेरे को पक्का पता है तुम पढ़ के नहीं आए होंगे, आधी क्लास तो नहीं पढ़ के आई होगी एटलीस्ट। तो कृपया करके पीछे पेजेस ओपन करें और फिर उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करें। समझ आ रही है मेरी बात? करो। पीछे मैंने दिया हुआ था, आपको यह समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, तो सिर्फ इसका मतलब ढूंढ लो। मैंने बताया था, इसका मतलब ढूंढ लो बस। मिल गया मतलब? इसका मतलब मिला? मैं पीछे से भी नहीं टेप पा रहे, क्या मिला बता भाई। यस, इट्स प्रोबेबिलिटी ओनली बी। क्या कह रहे भाई? क्या क्या बात है सूर्या भाई का, भाई जादव लड़का खिलाड़ी हो रखा। आज सारे काके गाने सुन लिए इसने, ठीक है। वो काला भी सुन लिया, वो क्या ना था गाना, मैं भूल गया। काले दे लिबास दी शौकीन कुड़ी, नहीं लिबास काला चाहिए उनु एंड
इसके रंग से दूर जा रही है। तो ये गर्व की बात है, काका भी हमारे पास पढ़ रहा है, ठीक है। क्या हुआ बेटा, जिराफ जैसी गर्दन नहीं है तेरी, इधर उधर बैठ जा कहीं। इसकी वैल्यू बच्चों हमने पढ़ी थी, बी इंटरसेक्शन ए बार दैट इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, और इसको शक्तिमान हम लोग बोलते हैं बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो। समझ आ रही है? हाँ जी सर। अरे जहां मन करे वहां रख दे तेरा, और बता, बस उसे खोलियो मत, सामान बहुत निकल जाएगा उसमें से, और काम का नहीं निकलेगा ना तेरे। अरे लैपटॉप है भाई, इसके क्या काम है, तुम लोग गलत समझ लेते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ही नहीं अपने पास। हाँ, यहां से निकाल ले भाई, निकालो ना, फिर मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो। 1/3 आ गया, क्योंकि 2/3 माइनस 1/2 प्लस 1/6 है ना, दैट इज इक्वल्स टू क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये वैल्यू आएगी बी की, मतलब आप खुद निकाल लीजिए, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप लोग आराम से कर सकते हैं, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़े शक्तिमान। हो रहा है ना अभी, सबको समझ आ रहा है ना? सब लास्ट क्लास वाला है, अभी सेट थ्योरी के क्वेश्चन ही कर रहे हैं, लगभग 7-8 क्वेश्चन और करेंगे सेट के, मतलब रिलेटेड टू सेट थ्योरी एंड वगैरह, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? अच्छा, प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होगा आप लोगों के साथ कि मैं आप लोगों के साथ टॉपिक कराऊंगा, उसके क्वेश्चन, दूसरा टॉपिक उसके क्वेश्चन, नहीं। इधर क्या होगा, पहला टॉपिक होगा, उसके सारे क्वेश्चन कर लेंगे हम एक ही बारी में, फिर उसके क्वेश्चन नहीं होंगे दोबारा, मतलब आप उसके क्वेश्चन दोबारा प्रीवियस ईयर से कर सकते हो, ठीक है भाई। हटा दूं, हो जाएगा नहीं ये? नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/6, ए इंटरसेक्शन बी 1/12 है, बी गिवन ए बार, इसकी वैल्यू निकालनी है, करो ट्राई। बी गिवन ए बार, निकाल लिया? क्या होगा फॉर्मूला? करो करो, अच्छा करो। अब करो जल्दी से, आने दे रिजल्ट। फोन आ गया किसका? काके का? किसकी दोस्त? तेरा दोस्त, रिश्तेदारों का पहले आया हुआ है। अरे बताओ भाई इसका। अबे हुआ नहीं क्या ये? इसको क्या करेंगे, बी में से इंटरसेक्शन को माइनस, तो डायरेक्ट कर रहा हूं बी माइनस इंटरसेक्शन, और इसको क्या करेंगे, 1 माइनस ए की वैल्यू को माइनस। अब भाई ये कैलकुलेशन मैं नहीं करके दिखाऊंगा, सॉरी। हो जाएगी ये? ऊपर एलसीएम लो, नीचे एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, नीचे तो 2/3 आ रहा है, ऊपर आएगा 2 - 1 यानी 1/12, 1/12 अपॉन 2/3, 1/8 आंसर आएगा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है 2/3/4, ध्यान से करना, वेन डायग्राम का इस्तेमाल करना मेरे भाई। इस्तेमाल करना वेन डायग्राम का, वेन भाई साहब का इस्तेमाल करो, ट्राई करो, चलो जल्दी से। अगर वेन डायग्राम बना लोगे, सही प्लॉटिंग कर दोगे, आंसर निकाल दोगे। जल्दी करो यार, जल्दी, आवाज नहीं प्लीज।
पहले इसको समझ लो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए और बी हो लेकिन सी ना हो। तो ए और बी होने का मतलब है ये पूरा, लेकिन उसमें सी नहीं चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? यानी इतना पोर्शन सिर्फ। ये पॉइंट क्लियर है सबका? क्योंकि इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ मैंने जो भी बोला था बाहर आएगा उसे माइनस करोगे, दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, मतलब सी का कोई भी हिस्सा नहीं होगा। समझ आ गई? तो पहले मतलब समझा करो क्या क्या दिया हुआ है। ये आपको दे दिया 1/3, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो इसको आप ऐसे लिख लो ना कि बी में से माइनस किया हुआ है ए को, माइनस किया हुआ है सी को। तो पहले बी को डार्क करा आपने, ध्यान से सुनना आप जरा। आपने क्या किया? सबसे पहले आपने बी को डार्क किया और बी में से माइनस किया किस किस को? बी में से ए को और सी को। तो ए का हिस्सा पूरा गया और सी का हिस्सा पूरा गया, यानी ये सिर्फ इसकी बात कर रहा है। ये ओनली दे रखा है, यानी ये 1/3 है। बोलो, डाउट है किसी का? समझ आ रहा है मेरी बात? समझ आ रही है सबको? अब दिमाग लगाओ क्या आंसर होगा। 1/3 दे रखा है। अच्छा, बी हमारे को पूरा बी हमें दे रखा है कितना? 3/4। आप, मैंने तभी बोला था वेन डायग्राम बना लोगे तो हो जाएगा। ये पूरा टकला देखो कितना दिया हुआ है। ये पूरा नीला टकला कितना है? 3/4। अब पूरे नकले, ये टकले में से, पूरे नीले वाले टकले में से ये पूरा हिस्सा माइनस कर दें, ये पूरा, तो क्या आपको ये हिस्सा मिल रहा है? और ये क्या है? बी इंटरसेक्शन सी, यही तो चाहिए। तो वेन डायग्राम बना लेते तो हो जाता बढ़िया से। कितना आंसर आया? जो भी आया, क्या आएगा? सबसे पहले करेंगे टोटल में से माइनस। टोटल मेरा कितना है? टोटल है मेरा 3/4 -1/3 -1/3। बच्चों, ये फॉर्मूलाज कुछ याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ समझना है कि वेन डायग्राम ने किस किस की डिनोटेशन कहां कहां पे दी है। पोजीशन समझो, आंसर अपने आप निकलेगा। क्लियर है? ठीक है भाई, सबको क्लियर है ना भाई? आगे नेक्स्ट। अगर आप सही तरीके से डायग्राम को मार्क कर लोगे तो 100% गारंटी दे रहा हूं, वेन डायग्राम से अच्छा कुछ नहीं है। आराम से क्वेश्चन होता है वेन डायग्राम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और दिखने के लिए 3-3 सर्कल वाला क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन है, दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, लिख लीजिए, टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी, यानी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं ए तथा बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.2 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 0.5। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, शायद इसकी जरूरत पड़े भी ना, शायद। व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी और बी गिवन ए? बताओ आंसर। ए गिवन बी और बी गिवन ए, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्र घटनाएं हैं। भाई ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, कहीं बाहर से नहीं लाया। क्या फॉर्मूला आएगा इसका? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी सबको पता है 0.2 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5। ये कट गया 0.2 यानी 1/5, और उसका 1/2 आएगा, 0.5 आएगा, करके देख लो। मुश्किल है क्वेश्चन भाई, ये पेपर में आ रखे हैं, बताओ क्या कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते कुछ, नकली क्वेश्चन है। नेक्स्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब कि अपवर्जी घटनाएं, हिंदी में परस्पर अपवर्जी। बताइए आंसर। ये नीचे वाला बार वाली वैल्यू,
भाई हो गया। इंटरसेक्शन कितना आएगा इसका? इंटरसेक्शन 0 आएगा इसका। 1 माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की वैल्यू है 1/3 1/4 ऐसे। तो 12 में से एक, सॉरी 7 जाएगा, 5/12 आंसर। समझ आ रहा है? आसान क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं। आ गया इसके घर से फोन। भाई पूरा क्वेश्चन लिखेंगे। एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल। हिंदी में बता रहा हूं, इंग्लिश में भी बता रहा हूं, दूसरी बारी लिख लो भाई, बातें बंद कर लो। एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड, एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल। हिंदी वाले कह सकते हैं जो भी नवजात शिशु होगा वो लड़का या लड़की हो सकता है, इसके चांसेस बराबर हैं। ठीक है। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, ठीक है, टू बी अ बॉय और अ गर्ल। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, यानी कि एक परिवार के 2 बच्चे हैं। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों लड़कियां हों, गिवन दैट, जबकि जबकि पहला पार्ट यंगेस्ट इज अ गर्ल, सेकंड पार्ट एटलीस्ट 1 गर्ल। भाई क्वेश्चन दिया ना करने के लिए, बातें मत करो, क्लास से बाहर कर दूंगा। क्या हो गया? रिजल्ट रिजल्ट डिस्कशन हो रहा है। तो होना ही था, तूने गाना ही गा दिया था काल लिबास, उस चक्कर में कर जाओ टीचर ने। हो गया भाई। सबसे पहले एक परिवार के 2 बच्चे हैं, सैंपल स्पेस बनेगा, ऐसा हो सकता है बॉय बॉय हो, गर्ल गर्ल हो, बड़ी वाली लड़की छोटा लड़का, लड़का बड़ा लड़की छोटी, ये 4 केस के अलावा कोई नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों लड़कियां हो, मतलब कि प्रोबेबिलिटी हमारा है ए गिवन बी। ए है मेरा बोथ गर्ल्स, और बी मेरा क्या है? यंगेस्ट इज अ गर्ल। समझ आ रहा है? यंगेस्ट गर्ल समझ आया भाई? करो इसको फटाफट से। क्या आएगा? बोथ गर्ल्स। एक केस ये बनेगा, क्या आएगा? जी और जी। यंगेस्ट का मतलब क्या है? यंगेस्ट का मतलब छोटी होता बड़ा होता है? छोटा। एल्डर इज बड़ा है, यंगेस्ट छोटा, एल्डर बड़ा। ठीक है। छोटे में आएगा गर्ल गर्ल और बॉय गर्ल, ये 2 केस बनेंगे। क्यों? यहां पे भी लड़की छोटी है और यहां पे भी लड़की छोटी है। और कोई केस बन रहा है फिर? तो 3 कैसे आ रहा है? एक केस रिस्पेक्ट टू 2, 1/2 इज द आंसर डायरेक्ट। एटलीस्ट 1 गर्ल। अगले में हम ए गिवन सी निकालना है, ऐसा बोल सकते हैं। सी मेरा हो गया एटलीस्ट 1 गर्ल। इसमें 3 केस बनेंगे, गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल, 1/3। नेक्स्ट। अरे बता दिया घर पे, किसको बता रहा है? कौन है बंदी? किसके घर वाले? घर वाले या तेरे, या तेरी घरवाली के घर वाले हैं? उन्हें बता रहे कि फटाफट शादी की तैयारी करो, लड़का पास हो गया। कर ले बात। मम्मी है, पापा है, कौन है? हैं? अच्छा सिस्टर है, कर ले बात। मेरे को लगा अब कह रहा घर वाले हैं। अब तू चल, तू समझ सकता है। अगला क्वेश्चन।
भाई ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको वैल्यूज लिख के दे रहा हूं, आप ट्राई करेंगे खुद से। क्वेश्चन है 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, 500 इजी एमसीक्यू, 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू। ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये पेपर में आ चुका है आपके और एनसीईआरटी में भी था। अब क्वेश्चन सुन लीजिए क्या करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट एमसीक्यू। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इजी क्वेश्चन गिवन दैट एमसीक्यू। गिवन दैट में पूरा मत लिखा करो, गिवन दैट ऑब्लिक लगाया करो सीधा, और एमसीक्यू लिखो सीधा, खत्म। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज एमसीक्यू। बताओ आंसर क्या होगा, कितना? 5/9। देखो आपके पास यहां पर बढ़िया चीजें दे रखी हैं, एक इजी क्वेश्चन है, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एक ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है और एक एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। यही कैटेगरीज है। मेरे पास 300 इजी क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स के और 200 डिफिकल्ट है। इजी एमसीक्यू कितने? 500 और ये 400। उसने क्या बोला है कि क्वेश्चन होना चाहिए इजी वाला एमसीक्यू, इजी वाली कैटेगरी का एमसीक्यू। तो आंसर क्या आएगा? 500/900 नहीं आएगा, 500 टोटल कितने? 1400। आप उससे भी निकाल के देख लीजिए, यही आएगा शायद। अच्छा विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यू बोला, गिवन दैट, ठीक है 900। मैं सिर्फ वो बता रहा था, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यू बोला है ना, 5/9 आंसर आएगा। नेक्स्ट, एक दो क्वेश्चन बचे हैं, उन्हें करके हम लोग फटाफट से आगे बढ़ सकते हैं। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट वाला हमारा पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है अ डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स। एक डाइस को 3 बार फेंका। अ डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स यानी थ्राइस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एटलीस्ट वंस? विषम संख्या कम से कम एक बार आए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आना चाहिए। ट्राई करो। भाई हो गया? अरे क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। ओ भाई पार्लियामेंट की मीटिंग चले तुम दोनों की, तो क्वेश्चन हो गया। एक डाइस को 3 बार फेंका। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, ऑड नंबर कम से कम एक बार आना चाहिए। सैंपल स्पेस कितने का बनेगा? 216। निकालो अब। ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आए, कम से कम एक बार आना चाहिए ऑड नंबर। भाई कितने केस बन रहे, किसी ने करा कैलकुलेट? बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा। कितना आंसर आ रहा है भाई? अच्छा एक बात बताओ, कम से कम एक ऑड नंबर के कितने केसेस बनेंगे? बहुत सारे, 213। और नहीं 213 तो नहीं बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, कम बनेंगे। तो सारे इवन माइनस करेगा ना, तो 3 ही थोड़ी है, 216 तो तेरा सैंपल स्पेस है। 6 की पावर 3 इज द सैंपल स्पेस ना।
तो 216 का सैंपल स्पेस है, 3 नहीं है इवन वाले, नहीं। सुनो ध्यान से, आपके पास, अरे अब सबकी बारी खत्म है, इधर देखो चुपचाप, 3 मिनट 4 मिनट थोड़ी देंगे क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले उसने ये बोला है कि कम से कम एक बार ऑड नंबर आना चाहिए, यही क्वेश्चन है, ये सबको क्लियर है? कम से कम एक बार ऑड, कम से कम एक बार ऑड आने का मतलब क्या है पहले ये समझो। कम से कम एक बार ऑड आने का मतलब ये है कि ऑड नंबर बहुत सारे हैं भाई, एक बार भी ऑड आ जाए, 2 बार भी आ जाए, 3 बार भी आ जाए। यानी कौन से केस मुझे नहीं लेने, मुझे वो केस नहीं लेने जिसमें इवन था, जैसे 2 2 2 है वो नहीं लेना, 2 2 4 है नहीं लेना, समझ आ रही है मेरी बात? सिर्फ ये वाले नहीं लेने। अब आप बताओ ये केसेस कम होंगे या ये वाले केसेस कम होंगे, बताओ मुझे। ये वाले कम। तो इसको 2 तरीके से बताऊंगा, दोनों से समझेंगे। पहला तरीका थोड़ा सा लेंदी है, दूसरा छोटा है, ठीक है? 2 2 2 पहला केस, दूसरा केस 2 2 4, तीसरा 2 के ही उठा रहे हैं सारे, 2 2 6, और कौन सा होगा? 2 का और कोई केस बनेगा? नहीं। इसमें मैंने स्टार्टिंग में 2 रखा है, अब मेरा टारगेट रहेगा कि मैं बीच में 2 रखूं, फिर मेरा टारगेट रहेगा लास्ट में 2 रखूं। तो ऐसे उसके 3 गुना कर देंगे। क्यों? स्टार्टिंग में 4 रखे, बीच में 4 रखे, एंड में 4 रखे। समझ आ रही है मेरी बात? स्टार्टिंग में 6 रखे, बीच में 6 रखे, एंड में 6 रखे। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है सबको ये? अच्छा, अब मैंने क्या किया, 2 2 2 2 2 4, अब मेरा आएगा 2 4 2 2 4 4 और 2 4 6। क्लियर है? अब मैं बीच में 6 रख रहा हूं, 2 6 2 2 6 4 और 2 6 6। क्या 2 का और कोई केस बनेगा? जल्दी बताओ। आप लोग ये बोलेंगे हां सर बनेगा, जैसे 6 6 2, मेरे भाइयों वो 6 का बन रहा है, मैं 6 बोल रहा हूं। मैंने ये वो केस किया जिसके स्टार्टिंग में 2 होता है, फिर बीच में 2 है, फिर बीच में 4 है, बीच में 6 है। समझ आ गई मेरी बात? तो कुल कितने केस है इसके? गिनो ना, 1 9 9 तिया कितने हो जाएंगे केसेस? 27। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से 27/216 माइनस, ये आपका आंसर आएगा। कितना आ रहा है? कितना आया? 9 8 नहीं, 85 थोड़ी आ रहा है। अच्छा परसेंटेज बता रहा है, 16 9 10 में 2 गए 8, 189/216। रिड्यूस हो रहा है, ये 3 से कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 7/8, 7/8 ही था भाई। हाँ, अब देखिए इसका आसान तरीका क्या है, मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से। जो इसका सबसे आसान तरीका है, एक स्टेप में आंसर आता है, आपको 1 में से पहला केस वो माइनस करना है जिसमें इवन नंबर आ रहा है, दूसरा केस भी वो माइनस करना है जिसमें इवन नंबर आ रहा है, और तीसरा केस भी वो माइनस करना है जिसमें इवन नंबर आ रहा है। हाँ है ना? यही है ना? सबसे पहले आप एक बात बताइए, इन तीनों के बीच में मतलब आपको क्या चाहिए? इवन और इवन और इवन, या फिर इवन एंड इवन एंड इवन। ये हमने पीएनसी में पढ़ा था, याद आ रहा है? याद आ रहा है? कौन सा केस चाहिए? तीनों में से कोई एक इवन हो या फिर तीनों इवन होने चाहिए? तीनों इवन। तो तीनों इवन के लिए क्या यूज करेंगे? एंड। तो आप मुझे बताइए, अगर आप पहले केस में डाइस को फेंकते हैं तो इवन आने के चांसेस क्या है? 3/6। दूसरे केस में भी कितने हैं? तीसरे केस में भी कितने हैं? एंड आता है तो क्या आता है बीच में? मल्टीप्लाई। 1/2 1/2 1/2, एक में से माइनस करा, 8 - 1/8, 7/8 आंसर आया। तो यह आसान नहीं था? समझ आ रही है मेरी बात? भाई साहब आपको 1 में से इवन के सारे केसेस माइनस करने की, पहला भी इवन हो, दूसरा भी इवन हो, तीसरा भी इवन हो, और जब भी आता है कि पहला भी इवन है, दूसरा भी इवन, तीसरा भी, तो एंड आता है। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। परमुटेशन में पढ़ा था ना ये बात? तो एंड मैंने आपको तब भी बोला था कि प्रोबेबिलिटी में एंड और यूज होगा, और हो रहा है। समझ आ रही है? तो ये ज्यादा आसान है, और दूसरा तरीका आपके पास ये है करने के लिए।
ठीक है, कैसे भी करिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन आप ऑड नंबर नहीं निकाल पाओगे गिन के, बहुत सारे होते हैं, 189 ऑड नंबर है यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, फिर हम लोग नया कंसेप्ट शुरू करेंगे और बेस का कंसेप्ट करेंगे। बेस के मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाहर से आपको कुछ नहीं करना, पूरी बेस खत्म हो जाएगी आपकी। हाँ देखो, आप एक चीज समझो, आपको क्या नहीं चाहिए, आपको 1 में से माइनस करना है सारे इवन के केसेस, है ना, यही करना है ना माइनस। तो इवन आने की प्रोबेबिलिटी, ये एक बार अगर डाइस को फेंकूंगा तो क्या है 3/6, दूसरी बार को फेंकूंगा तब भी 3/6, तीसरी बार को भी फेंकूंगा 3/6। अब या तो मल्टीप्लाई आ सकता है या प्लस, और मल्टीप्लाई और प्लस चेक करने का तरीका ये कि आप एंड चेक कर लो, दैट्स इट। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 7/8, करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है, ये तो कंप्लीट आगे बढ़ रहे हैं भाई। अब आप लोग अपने असाइनमेंट में से जितने क्वेश्चन सेट थ्योरी वाले हैं, जो असाइनमेंट मिला हुआ उसमें से जितने क्वेश्चन सेट थ्योरी वाले सारे करके आओगे, और जितने क्वेश्चन आपके मतलब गिवन वगैरह से रिलेटेड रहेंगे वो सारे करके आओगे, उसके अलावा कुछ नहीं करोगे। आगे बढ़ रहे हैं, बेस थ्योरम का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। पहले मैं बेस का कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, बेस के लगभग 15 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद बेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन शायद मैं आप लोगों को बेस के क्वेश्चन ना करा पाऊं, क्योंकि बेस के क्वेश्चन 6 लाइन के क्वेश्चन है। मैं पीपीटी लाया हूं बट नेट नहीं चल रहा है, तो पीपीटी नहीं लग पाएगी यहाँ पे, नहीं तो मैं पीपीटी चला के कर देता। अगली बार मैं पेन ड्राइव में ले आऊंगा, पेन ड्राइव लगा लेंगे, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आज हम लोग सबसे पहले बेस का कंसेप्ट और रैंडम वेरिएबल और बर्नौली स्टाइल्स तीनों का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कॉपी बंद कर लो, आराम से लिखने का टाइम दूंगा। तीनों कंसेप्ट को पहले हम इसको समझ लेते हैं कि बेस होता क्या, बेस थ्योरम क्या है, किसी को पता है? मतलब आप लोगों ने सबने बेस थ्योरम पढ़ा है ना, बेस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा भी हैं। बताओ बेस थ्योरम क्या है और क्यों आया बेस थ्योरम, क्या जरूरत पड़ी इसकी? बेस थ्योरम क्यों आया और क्या जरूरत पड़ी इसकी, ये बताओ। अरे प्रोबेबिलिटी डेली लाइफ से यूज होता है भाई, ये तो एग्जांपल हुआ, जरूरत क्या पड़ी और क्यों पड़ी? नहीं नहीं थैला नहीं, वो थैले के बारे में वो ठीक है, वो क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तुमने क्वेश्चन से रिलेट कर दिया। बट मतलब क्या, मतलब बेस, बेस एक्चुअल में जब दो प्रोबेबिलिटी एक साथ यूज हो तब बेस लगता है, सीधी सी बात है। एक या एक से ज्यादा प्रोबेबिलिटी जब यूज होती है, मतलब दो या दो से ज्यादा प्रोबेबिलिटी जब एक बारी में यूज होती है तो बेस लगता है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं दिल्ली में जनकपुरी रहता हूं, ठीक है। अब जनकपुरी से मैं यहाँ आ रहा हूं, तो यहां आ रहा हूं मैं, जीटीबी नगर मुखर्जी नगर आया, मुखर्जी नगर में बहुत सारे सेंटर हैं, बहुत सारे सेंटर में पढ़ाने की प्रोबेबिलिटी, अब जैसे मान लो 100 सेंटर है, तो 100 में से पढ़ाने की प्रोबेबिलिटी मेरी 1/100 होगी। उसके बाद उन सेंटर्स पे एनडीए भी चल रहा है, सीडीएस भी चल रहा है, सीएपीएफ भी चल रहा है, उसमें एक्स ग्रुप भी चल रहा है, उसमें मैं एनडीए पढ़ाऊं, इसकी एक अपनी प्रोबेबिलिटी होगी। अब तुम ये जानना चाहते हो कि हमारे को पढ़ाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है सर की, तो आपने सारे इंस्टीट्यूट भी देख लिए, यानी एक तो इंस्टीट्यूट में जाने की प्रोबेबिलिटी, उसके बाद इतने सारे ग्रुप है, मतलब कोर्सेज है, उन कोर्सेज में पढ़ाने की प्रोबेबिलिटी। तो दो प्रोबेबिलिटी हुई ना, इतने सारे कोर्सेज और इतने सारे इंस्टीट्यूट। पहले एक इंस्टीट्यूट की प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद इतने सारे कोर्सेज की प्रोबेबिलिटी। दिस इज कॉल्ड बेस थ्योरम। मतलब यहां पे बेस का इस्तेमाल होता है जब दो या दो से ज्यादा प्रोबेबिलिटी यूज होती है। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल जैसे ये बता भी रहा था, जो आपका बैग और बॉल का होता है, जो आप पढ़ के आए हो कि आपके पास 3 बैग हैं, लेट्स से आपके पास 3 बैग हैं A B C, ठीक है। आपके पास ए बैग में
4 लाल है और 2 काली बॉल है, यहाँ पे 3 लाल 3 काली बॉल है, 2 लाल 4 काली बॉल है, तो मैंने बोला काली बॉल थर्ड बैग में से निकले, तो एक तो बैग की अपनी प्रोबेबिलिटी है, इट इज लाइक 3 इंस्टीट्यूट हो गए, उसके अंदर 2-2 कोर्सेज है और फिर वो कोर्स सेलेक्ट हो, समझ आ रही है मेरी बात। तो क्या नाम है, थर्ड बैग में से काली बॉल निकले, यानी कि 4 वाला केस, मतलब बॉल ये निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी 4/6 नहीं होगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर 3 बैग की प्रोबेबिलिटी भी है। तो यहां पर ऐसे केसेस को हम क्या बोलते थे, बेस का केस बोलते थे। ये तो आपने जनरली बढ़िया एग्जांपल तरीके से पढ़ लिया, अब मैं आपको इसको और अच्छे से एग्जांपल दूंगा, आपको ये पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला एक रूम है, ठीक है, ध्यान से समझना, इस रूम के अंदर मुझे 3 बैग रखे हुए, कहीं पर भी बैग ए, बैग बी और बैग सी, ठीक है, कहीं पर भी 3 बैग पड़े हैं, वही क्वेश्चन है, वही एग्जांपल है, लिखना नहीं है। मैंने बोला यहां पे 4 लाल 4 काली बॉल है, 5 लाल 5 काली बॉल है और 6 लाल और 6 काली बॉल है, ठीक है ना। अब ये 3 स्टूडेंट्स की है, ठीक है, ए स्टूडेंट, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी की। तो क्या हुआ, मैं इधर यहां पर मैं हूं, यहां पे मैं खड़ा हुआ हूं, तो मैंने बोला कि भाई ऐसा है, मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी गई, मेरे को बोला कि सर आप जिसके बैग में से लाल बॉल चुन के लाए वो जीत गया। तीनों ने शर्त लगाई, तीनों ने बोला भाई हम जुआरी हैं, 1-1 लाख रुपए की शर्त खेलेंगे, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई तुम बन लो, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे सर आपकी आंखों में पट्टी बांध के आपको भेजा जाएगा। मैंने कहा भाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे जुए में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। कह रहे हम गोली मार देंगे। मैंने कहा मैं बिल्कुल करूंगा, मैं मना नहीं कर रहा। तो मेरी आंखों में पट्टी बांध के भेज दिया गया कि जाओ सर चुन के लाओ लाल बॉल, और तीनों ने बोला सर मेरे बैग में से चुनना, मेरे में से चुनना और मेरे में से चुनना। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे को क्या पता किसका बैग कौन सा है, रूम में कुछ है नहीं, आंखों में पट्टी बंधी हुई है, कोई भी बैग आ गया जो उसमें से लाल बॉल चुन लूंगा। तो एक बात बताओ, अगर गलती से मेरे हाथ में बी बैग लग जाता है तो क्या बी वाला बंदा जीत जाएगा? क्यों? ब्लैक भी तो निकल सकती है। तो यहां पर 2 प्रोबेबिलिटी हुई, एक वो बैग की कि पहले तो बैग सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद जरूरी नहीं है कि तब भी वो जीत जाएगा, फिर कौन आएगा? लाल वाली बॉल। आई बात समझ में? तो दिस इज कॉल्ड बेस थ्योरम, इसको हम बेस बोलते हैं। यहां पर आपके पास 2-3 चीजें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले आपके पास ई बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं इवेंट। इवेंट मतलब है आपको जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे मुझे लाल बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, ठीक है। और E1, E2, E3 या E4 या E5 जो भी है, मतलब E1, E2, E3, E4, E5 जो भी है, जितने भी केसेस है मुझे कोई मतलब नहीं है, ये बैग 1, बैग 2 और बैग 3। समझ आ रही है मेरी बात? यहां पे ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? ये सबको समझ आ रहा है? लिखना नहीं है किसी को भी। सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो आप पहले PE1 फिर PE2, मतलब आप कभी भी वैल्यू नहीं डालेंगे, पहले आप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा इसके मैक्सिमम, 15, 16वां भी नहीं होगा, लेकिन 15 करने के बाद अब किसी भी साल का 10 साल का पेपर उठाना, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा बेस का, ये ध्यान रखना, सिर्फ 15 में, ठीक है। और एक क्वेश्चन आने के इसके चांसेस हैं। उसके बाद आप बनाएंगे E गिवन E1, E गिवन E2 और E गिवन E3। ये 3 केस यहां पे बन गए, ठीक है। अब आप आगे बढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले E1, E2, E3 मतलब बैग 1, बैग 2, बैग 3। जब मैं बैग के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं बाकी सारी चीजें भूल जाऊंगा कि बॉल नामक कोई प्राणी एग्जिस्ट भी करता है, मुझे कोई मतलब नहीं है जब मैं बैग के बारे में बात कर रहा हूं। तो आप एक देखिए, जब मैंने बोला बैग 1 तो आपके पास 3 बैग हैं, आप बॉल के बारे में बात नहीं करेंगे, आप बोलेंगे तीनों बैग में से बैग 1 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। 10वीं की प्रोबेबिलिटी लगेगी हमेशा, क्या आ रही है? 1/3। बैग 2 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है और बैग 3 करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। बोलो बात समझ आ रही है? आपको बॉल को लेना ही नहीं था। अब आएंगे आप E गिवन E1 और E गिवन E2 पे। देखिए जब आप बात करेंगे, मेरी बात समझना, E गिवन E1, मैंने आपको इसका मतलब पहले भी बताया था, मैं यहां लिख रहा हूं दोबारा से।
ई गिवन E1, इसका मतलब है ई यहां पर मेरे पास है इवेंट, इवेंट मतलब जिसपे जीत तैयार होगी, रेड बॉल है, लाल बॉल, रेड बॉल, गिवन मतलब दिया हुआ, E1 मतलब यहां पे क्या है, बैग 1। कोई डाउट है, कोई डाउट है किसी का? अच्छा, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले लाल बॉल कितनी दी हुई है बैग 1 में, बताओ जल्दी से। 6। तो हमारे को यहां पे बोला है पी, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, तो 6/12। अब बाकी किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। आई बात समझ में? अगर आप इसे ओपन करके पढ़ के समझ लेते हैं, अपने ब्रेन में ये चीजें कर लेते हैं, तो आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी वैल्यू निकालने में। ये चीज ध्यान रखना। जब किसका फोन था, क्या गाना कौन सा था? अरे गाना तो बता दे। है शर्मा रहा है, बता दे भाई, क्यों शर्मा रहा है इतना? कौन सा गाना था तू बता दे, तू दोस्त है इसका। है क्या नहीं था? अबे गाना सुना जाता है भाई। कौन सा गाना, कौन सा बजा था भाई? बेल, फोन, फोन बजा था। कौन सा गाना था? है अच्छा बेटा, किसकी कॉल थी? बोल क्या रहे थे? पीछे से आवाज क्या आ रही थी? गाने की कौन सी आवाज आ रही थी? गाना कौन सा था तुम बताओ। अगर कॉलर ट्यून पे थी तो नहीं बजेगा, बजेगा। आज बता नंबर तू, बता दे। हाँ हाँ, एक मिनट रुक जा, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है। अब कैसे नहीं बज रहा, देख रहे हो? ले दोबारा ले तू। कौन सा भाई? क्या है, क्या क्वेश्चन, क्या 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 है गाना, क्या क्या देखा नहीं देखा, क्या बोल रहा है भाई? ना दिन देखता है ना रात देखता है, और पूरा दिन पढ़ता रहता है। ना दिन देखता है ना रात देखता है, और पूरा दिन। तभी मेरे को दिक्कत लग रही है तेरे में भाई, कुछ खा पी। क्योंकि ना तू दिन देख रहा है ना तू रात देख रहा है, तू सिर्फ उठता है और पढ़ने बैठ जाता है। समझ रहा है ना? ये तेरे साथ रहता रूम पे, कोई खिलाड़ी नहीं, तो इसका ध्यान रख, इसको दिन रात का मतलब समझा। चल कोई नहीं, ठीक है, दिन रात इसको जो भी है एंटरटेन करा, बोल पढ़। भाई देख, वो तो चाहता है पर बनेगी नहीं, शक्ल शक्ल का फर्क पड़ जाता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, ध्यान देते हैं यहाँ पे। ना दिन देखता है ना रात देखता है। आप क्वेश्चन देख दें, आओ भाई देखो। तो सबसे पहले लाल बॉल कितनी दी हुई है बैग 1 में? अब इधर आते हैं, लाल बॉल कितनी दी है बैग 2 में, ढूंढ के बताओ। 5। तो प्रोबेबिलिटी मतलब पी कितना हो गया, 5/10। और लाल बॉल बैग 3 में कितनी हो गई, अगेन 4/8। अब हमारे को बोलेगा, अब जैसे मान लो ये बी वाला जो है ये बैग 2 वाला है, ये बंदा चाहता है कि अपनी प्रोबेबिलिटी चेक करना कि भाई मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसको बोलेंगे E2 गिवन E, कि मतलब है E2 गिवन E, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी E2 इंटू E गिवन E2।
मतलब E2 का सारा सामान ऊपर, E2 के पास दो सामान है, एक ये रहा और एक ये रहा। बात समझ आ रही है? तो ये दोनों वैल्यू ऊपर और नीचे टोटल। तो मैं अगले पेज पे लिख देता हूं, यहां पे आराम से लिख पाएंगे हम। भाई बातें नहीं याद, देखो E2 गिवन E इक्वल टू E2 इंटू E गिवन E2 डिवाइडेड बाय E1 इंटू E गिवन E1 फिर प्लस E2 इंटू E गिवन E2। आ रही है बात समझ में? तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। अच्छा तीसरा है तो तीसरा और लगा देंगे। भाई यही होते हैं ना प्रोबेबिलिटी, सारे टोटल करते जाएंगे, ठीक है। तो ये बेस का फॉर्मूला बन गया। तो आप सिर्फ फॉर्मूला उतारेंगे, अभी नहीं, वो भी पहले आप रैंडम वेरिएबल को समझेंगे। अरे क्वेश्चन हम इसके सारे करेंगे, टेंशन मत लो, एक दो नहीं 15 क्वेश्चन करने हैं, तब हो जाएगा कंप्लीट। आज मैं सिर्फ कंसेप्ट कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं नहीं करा सकता, मैं पहले ही बोल रहा हूं। मैं पीपीटी नहीं लाया हुआ, टाइम बहुत वेस्ट होगा फिर क्वेश्चन लिखवाने में। 6 लाइन के क्वेश्चन है, आपको बताइए इसके। तो पहले इसको समझते हैं, रैंडम वेरिएबल जिसे हम बर्नौलीज ट्रायल्स और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तीन चीजें अपने पास होती हैं, एक रैंडम वेरिएबल, बायनोमियल ट्रायल्स और बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी चीज आप पढ़ते हो, अगर आप ये पढ़ लो कि ये चीज क्यों पढ़नी है, तो आपको आधा कंसेप्ट तो पहले ही क्लियर हो जाता है। किसी को पता है क्यों पढ़ रहे हैं हम रैंडम वेरिएबल, क्यों पढ़ रहे हैं बर्नौलीज ट्रायल्स, क्यों पढ़ रहे हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? बताओ, किसी को पता है? नहीं पता? 12वीं कर ली, रिजल्ट देख लिया, रिजल्ट आ गया, क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने, क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है जो हमारे कोर्स में नहीं है, एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है जो कोर्स में नहीं है। अब इनका मतलब समझो, आपको तीनों समझ आ जाएंगे। हालांकि नॉर्मल और पॉइजन हम डिस्कस भी नहीं करेंगे, वर्ड भी नहीं लिखेंगे यहां पे, वैसे ही बता रहा हूं। एक्चुअल में आप एक चीज देखो, मान लो मैंने आपको बोला कि यार एक बैग में, जब मतलब वैसे वर्बली एक स्टेटमेंट बता देता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं। जब बहुत सारी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है ना, बहुत सारी, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज में, तब हम बाइनोमियल, बर्नौलिस या इसका रैंडम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। और उससे भी ज्यादा अगर निकालनी होती है तो हमारा नॉर्मल और पॉइजन आते हैं, बहुत ज्यादा पैमाने पे। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने बोला, जैसे आप देखते हैं इंश्योरेंस कंपनी वालों को, है ना, इंश्योरेंस कंपनी का जो धंधा है वो दो कैटेगरी पे चलता है, एक इंसान को मार के और एक इंसान को जिंदा रख के। ये दिस इज रियलिटी। देखो मतलब दोनों तरीके से उन्हें फायदा और नुकसान है। सबसे पहले इंसान को मारते हैं सिर्फ फोन पे कि सर कल को कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो आप अपने परिवार के लिए ये चीज खरीद, मतलब अपने परिवार के लिए ये पैसा छोड़ के जाओगे, तो फोन पे मारते हैं। अब वो चाहते हैं हमेशा जिंदा रहे, क्यों भाई? जिंदा रहेगा तब तो पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो इसी पे मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि इंश्योरेंस कंपनी ने 10 लोगों की इंश्योरेंस करी, इमेजिन कि उन्होंने 10 लोगों की इंश्योरेंस करी है, 5 लोगों की, 8 लोगों की इंश्योरेंस करी है। अब इन 10 में से 4 को अलग अलग बीमारी हो गई आफ्टर सम एज, और इनके मरने के चांसेस ज्यादा हो गए, ठीक है। तो ऐसा हो गया कि मरने के जो चांसेस हैं, मेरी बात सुनना, वो 2/10 हो गए, ये हम निकाल लेंगे, और ना मरने के चांसेस 8/10 हो गए सभी के। ऐसे है सभी के चांसेस, मरने के यहाँ पे 2/10 है और ना मरने के 8/10 है। अब वो देखना चाहते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास, आपको पता ही है इंश्योरेंस कंपनी इस तरीके से इंश्योरेंस करती है, जैसे मैंने भी ले रखा है, तो 1126 रुपए का इंश्योरेंस में भरता हूं, हर महीने कटता रहता है अकाउंट से। तो उसमें क्या होता है, 1126 रुपए आप दे दो, लेकिन अगर आपके साथ कुछ हो जाती है घटना, तो आपके परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो, उन्होंने तो कितने रुपए लिए, 1126 रुपए लिए, तो इनके पास पैसा कितना है, 11,260 रुपए। भरेंगे 1 करोड़, अगर कुछ हो गया तो, यानी वो चाहेंगे आपको कुछ हो, नहीं, वो चाहेंगे आप जिंदा रहो, लेकिन फोन पे चाहेंगे कि सर आपको कुछ हो रहा है। समझ रहे हो, टैक्टिक देख रहे हो? सर आपको कुछ हो रहा है, आप कभी मर सकते हो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। अब पैसा देने के बाद, नहीं सर आपको जिंदा रखना है। तो पॉइंट ये है, इंश्योरेंस कंपनी ये देखना चाहती है, अब आपको पता है 10 लोग तो होते नहीं है, और 10 में से 2 के मरने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, 8 की होती, ये सब तो होता नहीं है, ठीक है। बट फिर भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, हमने इमेजिन कर लिया। अब इंश्योरेंस कंपनी को कोई बंदा बोलता है, यार एक बात बता, अगर तेरे को पैसे देने पड़ गए तो? कहता भाई मैंने कैलकुलेशन कर रखी है। कह रहा बता कैसे कर रखी है? मान ले एक बंदा मर गया तो कहेगा देख एक बंदा मरने के चांसेस कितने हैं, वो पहले वो चांस बताएगा उसको। फिर मैंने कहा अच्छा अगर 2 मर गए तो वो 2 का चांस बताएगा, फिर 3 मर गए तो 3 का बताएगा, फिर 4 मर गए तो 4 का बताएगा। भाई मरने को अगर इंश्योरेंस कंपनी की खटिया खड़ी होनी है, डूबा पड़ा है,
तो 10 के 10 भी मर सकते हैं भाई, और उसे पैसा देना पड़ेगा। समझ आ रही है मेरी बात? कहां से देगा वो उसकी हेडेक है, जमीन बेच के देगा, अपना घर बेच के देगा, जो मर्जी बेच के देगा, पर उसे पैसा देना पड़ेगा ना। पॉइंट समझ आ रहा है मेरा? तो यहां पर ऐसा ही है। तो देखो 10 प्रोबेबिलिटी एक साथ निकालनी पड़ गई तुम्हें, तो यहां पर इतनी सारी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ गई, तो ऐसे केस को आसान कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे बाइनोमियल चचा आए, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। बर्नौलीज ट्रायल्स को हम उसी के अंदर से इंक्लूड करके निकाल सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। बर्नौलीज हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले मतलब समझेंगे, ठीक है? तो ये हल्का हल्का मतलब समझ आया कि क्या होता है कि जब बहुत सारी प्रोबेबिलिटी, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे प्रोबेबिलिटी आ जाती है, तब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है? जैसे आपने 3 चीजें पढ़ी, अभी तीसरी हमने पूरी नहीं पढ़ी। पहला हमने पढ़ा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ए गिवन बी। जितने सेट के क्वेश्चन करें, किसी में लगा बेस लगेगी, बेस लग सकती है उसमें, कहीं इंटरसेक्शन है, यूनियन है, नाइदर है, नॉर है, नॉट है, यस है। समझ आ रही है मेरी बात? ए गिवन बी निकालना है, सीधा फॉर्मूला है, समझ आई ना? तो बेस का लिंक ही नहीं बना। दूसरा केस, जब बहुत सारी प्रोबेबिलिटी आ गई, मतलब बेस थ्योरम में 2 या 2 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी एक के अंदर एक घुसी जा रही है, तब बन गया। तीसरा, जब मल्टीपल प्रोबेबिलिटी चाहिए मेरे को 1 पे भी चेक करना है, 2 पे भी चेक करना है, 3 पे भी चेक करना है, तब हमारा रैंडम वेरिएबल लगता है। तो टेंशन मत लेना, जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसको समझते हैं और ज्यादा। ऐसा इमेजिन कर लो कि आपने आज तक प्रोबेबिलिटी नामक कोई भी चीज एग्जिस्ट करती नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी आपने आज तक जिंदगी में पढ़ा ही नहीं कि क्या होता है क्या नहीं होता, आपको पता ही नहीं है कि क्या है प्रोबेबिलिटी। लेकिन आपने ताश की बाजी बड़ी खेली है, ठीक है? तो ये जो आपने ताश खेली है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? ताश में आपको कुछ पता है, किंग वगैरह? किंग नहीं पता तो क्वीन तो जरूर पता होगी, ठीक है? तो सब पता है, चलो बढ़िया है। तो बहुत ताऊ के साथ बैठ के पार्कों में ताश खेली है ना? तो देखो होता क्या है ताश के केस में, सुन तो लो पहले। ताश के केस में मैंने ये बोला कि भाई साहब पूरी गड्डी है 52 पत्तों की, 52 में से 3 कार्ड निकाल लिए। अब मैं प्रोबेबिलिटी यूज नहीं कर रहा वर्ड, मैंने बोला आपने कभी जिंदगी में प्रोबेबिलिटी पढ़ी नहीं, आप ऐसा समझ लो, आप भूल जाओ सारी प्रोबेबिलिटी। 3 पत्ते निकाल लिए, आपने बोला भाई जिस भी जुआरी के पास खेलने गए, जुआरी ने बोला भाई देख अगर किंग आया तो तू जीता, 3 पत्ते निकालने दूंगा। अब मान ले तेरा एक बारी में किंग आ गया, तो तू एक बारी में भी जीत गया, आगे और 2 बार खेल सकता है। दोनों बार किंग आ गया तब भी तेरे पास तीसरा चांस रहेगा खेलने का, और तीनों बार किंग आ गया तब भी तेरे पास तीसरा चांस रहेगा। उसने बोला 100 के मिलेंगे 1000। कितना अच्छा लगता है ना सुनने में, लेकिन इसमें आपकी हार ऑलमोस्ट निश्चित है, इतनी प्रोबेबिलिटी कम है। वैसे क्या बोला उसने, 1 आया तब भी खेलने दूंगा बाकी 2 बारी। देख रहे हो मतलब सेल्स करने का तरीका, ठीक है? तो यहां पे बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपने कभी प्रोबेबिलिटी पढ़ा नहीं, आपको लगा यार हाँ बात तो सही कह रहा है, ठीक है? आपने ये नहीं सोचा कि तीनों बार नहीं आएगा तो क्या होगा, अब तो गए पैसे। तो अब आप ये बताइए मुझे, क्वेश्चन ये है मेरा कि अब कितनी बार जीत सकते हो, कितनी बार जीत सकते हो? प्रोबेबिलिटी तो पढ़ा ही नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी। कितनी बार? 3 बार। मैंने बोला मैक्सिमम कितनी बार या मिनिमम? 3 बार कह रहा है वो, गलत। मैं 3 बार भी जीत सकता हूं, मैं 2 बार भी जीत सकता हूं, मैं 1 बार भी जीत सकता हूं, मैं ऐसा भी हो सकता है कि मैं 1 भी बार ना जीतूं। समझ आई बात? मैंने ये नहीं बोला था मैक्सिमम, मैंने बोला था जीत कितनी बार सकता हूं। तो आप बोलोगे यार 1 बार भी जीत सकते हो आप, तो भाई प्रोबेबिलिटी थोड़ी पढ़ी है तुमने। समझ आ रही है मेरी बात? तो यहां पर x बराबर हमारा हो जाएगा कि मैं, ऐसा है किस्मत में पकोड़े लिखे हैं तो 1 भी बार नहीं जीतूंगा, ठीक है? किस्मत में ठीक ठाक हिसाब किताब लिखा है, 1 बार जीत गया, 2 बार जीत गया, और किस्मत मेरी सुनहरे अक्षरों से लिखी गई है तो तीनों बार जीत गया। बात समझ आई? तो 4 केस बनेंगे। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है सबको? अगर मैं 3 कार्ड निकाल रहा हूं तो मैं मैक्सिमम 3 बार जीत सकता हूं, अगर मैक्सिमम की बात करूं, और मिनिमम ऐसा भी हो सकता है 1 भी बार ना जीतूं, ठीक है? तो यहां पर मुझे एक तो निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3। मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा कि निकालनी कैसे है, मैंने आपसे यह बात करी है कि निकालेंगे, बात खत्म। अब जब आप बात कर रहे हो कि आप 1 भी बार नहीं जीते, 1 भी बार नहीं जीते, देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था जब भी 2 या 2 से ज्यादा चीजें एक बारी में निकले
उसमें कॉम्बिनेशन लगता है। बोला था कि नहीं बोला था? मैंने यहां पे 3 कार्ड निकाले हैं, दैट मीन्स यहां पे कॉम्बिनेशन लगेगा। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है सबको? मतलब कि आपके पास 52 कार्ड की गड्डी थी, 52 में से 4 तो राजा है और 48 नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं एक भी बार नहीं जीता, किस्मत में पकोड़े लिखे हैं, तो ये बताओ पत्ता किस में से आएगा? इसमें से, इसमें से 48 में से। 48 में से कितने निकले होंगे? अबे 3 तो निकाले, 4 कैसे निकल जाएंगे? 48 में से कितने निकले होंगे? 3। भाई एक एक करके, एक 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 तो निकलेंगे तो 3। तो हम कहेंगे 48 में से 3 कोई भी पत्ते निकल सकते हैं, डिवाइडेड बाय 52C2। यहां कोई, सॉरी 52C3। यहां कोई डाउट है? समझ आ रहे हैं मैंने क्या किया? कि 48 में से 3 पत्ते चुने गए, वो 3 इन्हीं में से थे, गारंटी है, क्योंकि मैं हार गया हूं सारी बारी। तो मेरे हारने की प्रोबेबिलिटी ये है। पहला केस, जब मैं सारी बारी हार जाता हूं। तो समझ आ रही है मेरी बात? अब किस्मत थोड़ी सी ठीक है, एक बार जीत गया। अगर मैं एक बार जीतता हूं तो इसका मतलब मेरे पास एक पत्ता इसमें से आया था। आया था नहीं आया था? ऐसा कह सकते हो। यानी आप कहोगे एक तो किंग आया था एंड 2 कोई अदर आ गए थे। जैसे आप अपने दोस्त को बताने जा रहे हो, भाई मैं तो जीता था एक बारी, मैं तो एक बारी जीता था। तो उसने पूछा क्यों, क्या आया था तेरा? तो उसने बोला भाई एक बार तो किंग आ गया था, बाकी 2 पत्ते नहीं याद कौन से आए थे। ऐसे ही बोलोगे ना? तो यहां पर भी ऐसे ही होगा। एक किंग कितने में से आ रहा है? 4 में से एक किंग, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, बाकी में से 2। लेकिन टोटल में से कितने निकाले? 3। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। समझ आ रही है मेरी बात? तीसरा केस, जब आप 2 बार जीते होंगे, आपने बोला भाई मेरी किस्मत देख रहा है 2 बार जीता मैं, यानी 2 बार किंग आया होगा। 4 में से 2 बार ही किंग, और 48 में से एक पत्ता, और बाकी 3। हाँ है ना? समझ आ रही है मेरी बात? लास्ट केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3, मतलब तीनों के तीनों बार किंग आ गए। 4 में से तीनों किंग। लिखना चाहो लिख सकते हो 48C 0, पर नहीं लिखोगे, बात एक 1 होता है, डिवाइड बाय 52C3। भाई अगर आप लिखना चाहो 48C 0 लिख सकते हो यहां पे साथ में मल्टीप्लाई में, कि 48 में से एक भी नहीं आया। नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि 48C 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है? तो ये आपके केसेस बन जाएंगे कि आपके एक बार जीतने के चांसेस, आपके 2 बार जीतने के चांसेस, आपके 3 बार जीतने के चांसेस, आपके एक भी बार ना जीतने के चांसेस। तो सारे केसेस आपको यहां पे पता लग जाते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसीलिए हम लोगों ने जो रैंडम वेरिएबल का इस्तेमाल किया वो इसलिए किया। ठीक है? अच्छा, इसी के अंदर एक हमारे चचा है जिनका नाम मैंने आपको बताया, बर्नौलिस नाम के चचा है। ठीक है? देखो यहां पे 2 बातें होती हैं, जैसे कि बर्नौलिस ट्रायल्स लगता कब है, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। बताओ बर्नौलिस का जो ट्रायल्स है, यानी बर्नौलिस का जो फॉर्मूला है, वो कब लगता है? बोलो। सामने पढ़ रखे हैं सारी चीजें, लेकिन क्यों लगता है नहीं पढ़ा? अबे अगर तुम्हें ये पढ़ लेते तो तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होती कि इसमें लगाई नहीं लगाई। एक वर्ड होता है विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? वापस रख दिया। तो यार अगर एक बात बताओ, नहीं रखा तो क्या दिक्कत है और रख दिया तो क्या दिक्कत है? ठीक है, काउंटिंग वाला तो समझ आ गया, ये तो सिंपल है, ये तो इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में भी कन्वर्ट करके हम बता सकते हैं। पर आप ये बताओ कि होगा क्या उस केस में, मतलब हम कैसे करेंगे उसको, दोनों केसेस को। इससे पहले वाला जो केस था वो केस था, मैंने कहीं नहीं बोला विद रिप्लेसमेंट। इसका मतलब अगर मैंने, आप फिर आ गए तेरा, कौन है भाई? है कंपनी लड़की? ये तो तूने स्पैम जान के सेव कर रखा होगा। ये भाई ये बड़े चालाक है, मम्मी के सामने फोन बज गया, पापा के सामने फोन, क्या करेगा? स्पैम नाम से सेव कर दिया, है ना? मैंने तो बहुत कुछ किया है। तो नहीं, मेरे को जरूरत नहीं बड़ी स्पैम नाम से सेव करने की, टेंशन मत लो। मेरे घर वालों का असूल था 12वीं के बाद लड़के का फोन नहीं छेड़ना, दैट्स इट, सिंपल है। तो मतलब अगर फोन बचता था, अगर नाम पढ़ लिया किसी लड़की का है, तो कुछ नहीं कहेंगे, फ्लाइंग चप्पल आएगी बस। क्या दिक्कत है? फिर धीरे धीरे सेकंड ईयर में आए,
तो बता ही दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, सीधी बात है। घर वाले कह रहे कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, तो अपनी टेंशन नहीं है इतनी, अपन इतनी टेंशन नहीं लेते। मतलब बता दिया सेकंड ईयर में आए तो मम्मी ने बस एक ही चीज बोली कि अगर मतलब पटानी है तो एक ही पटा भाई, ठीक है, और शादी करेगा तो, नहीं तो नहीं। तो इत्तेफाक की बात है, नहीं ये घर वालों ने बोल दिया, और इत्तेफाक की बात है आज 2 साल का लड़का है मेरा। मतलब और सलाह मैं भी तुम्हें यही दूंगा कि अगर करनी हो तो एक ही करना। मैं बोलता बहुत हूं मैं इन चीजों में, पर बेटा वो तब मिलेगी, उस टाइम पर मैं सेकंड ईयर में 30,000 रुपए कमाता था। नहीं वो तो मैं बोल ही रहा हूं कि कमा लोगे तो तब घर वाले कुछ नहीं कहेंगे। क्यों तुम्हारे यहाँ पे कोई मतलब ऐसा सीन हो जाता है कि भसड़ वसड़ हो जाती है? देखो सबके घर वाले मान जाते हैं आज की डेट में, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम लोग सही होने चाहिए, वो लोग सही होने चाहिए, दैट्स इट, सिंपल सा फंडा है। तो इतना बड़ा कोई इश्यू है नहीं, ठीक है। बाकी मेरी बात क्या कराओगे? तुम्हारे घर वाले मेरे बीच में जाएंगे भाई, कहेंगे तू भी आ जा भाई अंटे में रुक जा, है ना। तो ये सबके साथ होता है, लाइफ का एक फेज होता है, इसको एंजॉय करो पर एक लिमिट तक। मतलब मेरी रियलिटी ये थी कि मैंने क्लियर बोल दिया था कि करियर के सामने कुछ नहीं, दैट्स इट, सिंपल, सबसे सिंपल। तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस चीज को लेकर। मैं कॉलेज में था एंड वो कॉलेज में नहीं थी, वो स्कूल में थी। तो अरे मतलब अरे भाई देख, कॉलेज वाली मुझे पता नहीं पटेगी, ठीक है, मुश्किल है पटाना, तो इसलिए स्कूल वाली पटा ली। चलो 12वीं में थी, 2 साल छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई। तो ऐसे हो गया। तो द पॉइंट इज कि आप लोग भी अगर करो तो एक रखो, तो दिन रात सब दिखेगा तेरे को, पर करियर के आगे कुछ नहीं। और जब मैं पढ़ता था तो दैट मीन्स मैं पढ़ता था, और जब मैं मतलब घूमता था मतलब मैं एक ही जगह पर घूम हो जाता हूं, जहां पे भी जैसे भी होता हूं, जिस भी सिचुएशन में। तो आपको भी ऐसे ही होना चाहिए। जब आप इंजॉय कर रहे हैं किसी भी चीज को, जैसे खेल रहे हो या घूमने जा रहे हो दोस्तों के साथ, तो सब भूल जाओ कि आपकी लाइफ में क्या स्ट्रेस है क्या नहीं है, नहीं तो आप उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाओगे। और आप देख रहे हैं लाइफ की एक बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है कि आप ना पुराने मूवमेंट, जिस मूवमेंट को आप इंजॉय करते हो, दोस्तों के साथ डिस्कशन करते हो, अबे यार बचपन में ऐसा किया था वैसा किया था, वो आप उस टाइम पे उतना एंजॉय नहीं किया होता आपने उसको, आज उसको सोच के ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हो। दैट मीन्स आप ज्यादा एंजॉय कर सकते थे उसको। तो इसीलिए सब कुछ भूल जाया करो जब भी कहीं पर होते हो। अब जैसे तुम्हारा रिजल्ट आया, तुम घूमने गए, तुम्हारा खराब आया, दोस्त का अच्छा आया, तो चिढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि कुछ हो नहीं सकता। चिढ़ के अगर कुछ जुगाड़ होगा तो कर लो, नहीं होगा तो कुछ मत करो, सीधा मौज लो, पढ़ाई करो और मौज लो। तुम्हारे पास 2 चीजें हैं बस। लेकिन पता क्या है तुम्हारी गलती क्या होती है? तुम लोग पहले मौज लेते हो और बाद में पढ़ाई करते हो। पहले पढ़ाई करो बढ़िया तरीके से, पूरा दिन रात, मतलब रात को अपना आराम से, शाम को अपना 2-4 घंटे बाहर घुमाए, थोड़ा आंखें उखे सेक लिए, तो मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर पॉइंट को समझो कि पहले अच्छे से पढ़ाई करो। प्रॉब्लम यही है हमारे देश की कि कबीर सिंह मूवी आई ना, तो सबको कबीर सिंह बनना है, और बनना कौन से वाला है? वो 2 सिगरेट वाला। किसी ने ये नहीं देखा वड़ा पाव वाले भाई साहब जो है वो सर्जन भी थे, डॉक्टर भी थे, टॉपर थे अपने कॉलेज के, तो वो किसी को दिखाई नहीं होगा, वैसा किसी को नहीं बनना। तो उसमें 2 फेस दिखाए, लेकिन हमने कौन सा अडप्ट किया ही हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमने करा वो 2 सिगरेट वाला अडप्ट, ठीक है, तो वो थोड़ा सा चेंज करो अपनी मेंटालिटी को, सब सही हो जाएगा। बाकी मैं ज्यादा बता नहीं सकता, मैं समझ गया तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, देखी मैंने भी है। अब तुम इधर देखो, तो हम लोग बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी की, किंग से क्वीन पे, क्वीन से पता नहीं कहां भटक गए। अभी क्या हुआ, 52 कार्ड की अपनी गड्डी है, सीधा हिसाब है, अपनी ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है नहीं। अभी 52 कार्ड के बाद मैंने आपको बोला था एक वर्ड आता है विद रिप्लेसमेंट और एक आता है विदाउट। यार दोनों में डिफरेंस समझ लो क्या होता है। विदाउट में आप लोग, सॉरी, विद में आप लोग बर्नॉलिस लगा सकते हैं। सुनो सुनो सुनो, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई।
विद रिप्लेसमेंट में आप लोग बर्नौलिस लगा सकते हैं और लगाएंगे भी, पर विदाउट में आप नहीं लगा सकते, ना लगाएंगे। अब इसको समझ लो कैसे और क्यों और कब। भाई जो विद रिप्लेसमेंट का केस होता है, जैसे कि बर्नौलिस का एक फॉर्मूला होता है जिसे मैं बता देता हूं आपको, NCR, सक्सेस की पावर R, फेलियर की पावर N-R। देखो सक्सेस का ये मतलब नहीं है कि आप लोग जब सक्सेस हो जाओगे, सक्सेस का मतलब ये है कि जब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो सक्सेस कहलाएगा, जिसकी निकालनी है। जैसे मुझे अगर मान लीजिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है दो, मतलब 3 और 4 की, ठीक है, तो वो मेरे लिए सक्सेस है। समझ आ रही है मेरी बात? ये किसी और के लिए फेलियर भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला एक डाइस को फेंका, 3 और 4 आया तो आप जीते, अदरवाइज मैं जीता, तो मेरे लिए तो वो फेलियर है ना। तो पॉइंट ये है कि सक्सेस का मतलब ये होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और क्यू का मतलब क्या होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी। एन का मतलब होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स, मैं सब लिख दूंगा अभी, और आर का मतलब जिसके बारे में बात करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने बोला एक डाइस को 5 बार फेंका, एक डाइस को 3 बार फेंका, एक डाइस को 20 बार फेंका। सोचो अगर एक डाइस को आप 3 बार फेंकते हो तो सैंपल स्पेस 216 होता है, और तब आपका क्वेश्चन करने में तोते उड़ गए थे जब उसने बोला था एटलीस्ट 1 ऑड हो, याद है? लेकिन अब एक सिंपल सी चीज को समझना, अब उसने क्या बोला, अब उसने बोला आपने एक डाइस को 5 बार फेंका है, यानी सैंपल स्पेस बनेगा 6 की पावर 5, हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए बर्नौलिस आया, मैंने समझाया। अब समझ आया कब आया बर्नौलिस, कि 5 बार फेंका डाइस को, 6 बार फेंका, 10 बार फेंका, 8 बार फेंका, तो ऐसे केसेस के लिए बर्नौलिस आया। और अगर हमें इससे भी ज्यादा केसेस पढ़ने तो नॉर्मल और पॉइजन आए, बट वो हमें कॉलेज में पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप कॉलेज मतलब करोगे तो उसके अंदर जरूर पढ़ोगे, और एनडीए के कोर्स में भी है, जब आप स्टडी करोगे ना, उसमें नॉर्मल और पॉइजन है, दोनों है। एनडीए में आप पढ़ाई करते हो ना 3 साल, उसके अंदर है 1 साल तो आपकी फिजिकल प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और 3 साल स्टडी होती है, उसमें भी है नॉर्मल और पॉइजन। पहले इसको समझो कि सक्सेस, फेलियर और इसका मतलब क्या क्या है, एन का मतलब। एक चीज समझना, एन का मतलब है कि आपने यहां पे एन का मतलब समझ लो जरा क्या है। हेलो एक मिनट, एन का मतलब है नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब है कितनी बार ट्राई किया। नंबर ऑफ ट्रायल्स का क्या मतलब है, कितनी बार ट्राई किया। पी का मतलब मैंने आपको क्या बताया, सक्सेस। सक्सेस का मतलब होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, ठीक है। और क्यू का मतलब होगा फेलियर, जिसकी प्रोबेबिलिटी ना निकालनी हो, ठीक है। और पी प्लस क्यू की वैल्यू 1 होगी। देखो कुछ एवरग्रीन आपके विद रिप्लेसमेंट के केसेस है। एवरग्रीन डाइस का केस, मैंने बोला एक डाइस फेंका, 6 आया तो आप जीते, आपने कहा ठीक है सर, तो क्या उस 6 को साइड में निकाल के रख सकते हो? तो इसका मतलब 6 तो वापस अपनी जगह पे रहेगा ना। अगर आप अगली बार फेंकोगे तो विद रिप्लेसमेंट है, वापस रिप्लेस कर दिया ना अपनी जगह पे। सिक्के का केस, सिक्के को जब भी उछालते हो हेड आया, हेड को साइड में रख सकते हो क्या? नहीं, वापस लगा ही रहेगा उसके साथ, अगली बार भी हेड या टेल आ सकता है। तो सिक्का और डाइस दो ऐसे केस है जो विद रिप्लेसमेंट है, जिसमें लिखे ना लिखे आपको समझना है कि ये विद रिप्लेसमेंट है। लेकिन कार्ड्स के कॉम्बिनेशन में लिखा होगा क्लियरली कि विद है या विदाउट है, ऐसा नहीं होगा कभी भी लिख के ना दे, आपको क्लियर लिख के देगा। समझ आ रही है मेरी बात? अब जैसे मैंने बोला कि एक डाइस को आपको ऐसे देखना होता है। सबसे पहले बात आती है यहाँ पे सैंपल स्पेस की। ओए बातें नहीं, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होगा, बहुत ज्यादा 10 मिनट लगेंगे मुझे खत्म कराने में, समझ लो। सैंपल स्पेस की, मैंने बोला एक डाइस को, अरे शांत, मैंने बोला एक डाइस को मैंने 5 बार फेंका है, सैंपल स्पेस लॉजिकली कितना होना चाहिए? 6 की पावर 5। कैलकुलेट कौन करेगा भाई? कोई करेगा ही नहीं। मेरे को तो 6 की पावर 4 तक याद है, 1296, उससे ऊपर का कौन करेगा हिसाब? कोई हिसाब नहीं। तो एक चीज समझो कि सैंपल स्पेस 6 की पावर 5 नहीं होता। यहां पे बर्नौलिस ने इसी चीज को खत्म किया, क्योंकि 6 की पावर 5 1296 से भी ज्यादा है ना, मतलब लगभग जाएगा 8,500 के ऊपर, 8,000 के आसपास, 8,000 के आसपास। तो बर्नौलिस ने इसी को खत्म किया। बर्नौलिस ने बोला आपको सैंपल स्पेस कभी भी 6 की पावर 5 नहीं लेना। बर्नौलिस ने बोला सपोज ये डाइस है, आपने इस डाइस को 1 बार फेंका, 2 बार फेंका, 3 बार फेंका, 4 बार फेंका, 5 बार फेंका और 6 बार फेंका। आप ये बताइए एक बारी में
आपने कितने डाइस फेंके हैं? एक। आपने एक बारी में कितने डाइस फेंके हैं? एक। तो सैंपल स्पेस आपको एक बार का लेना है। सोचो 8000 से सीधा सैंपल स्पेस कहां पे आ गया? 6 पे। क्वेश्चन हुआ आसान? समझ आया क्यों आया बर्नौलिस? रीजन समझ आया कि एक बारी में कितने डाइस फेंकने? दिस इज द क्वेश्चन। जैसे मैं बोलूं, पेन दियो, मैंने बोला अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, सैंपल स्पेस कितना होगा? 36 की पावर 3। लॉजिकली कितना होगा? 36 की पावर 3, क्योंकि एक पासे का जोड़ा 3 बार फेंका है तो 36 की पावर 3 होना चाहिए। लेकिन बर्नौलिस ने क्या कहा? आपने पासे का जोड़ा एक बार फेंका, फिर आपने दूसरी बार, फिर आपने तीसरी बार। एक बारी में कितने पासे का जोड़ा फेंका है? एक, मतलब 36 का सैंपल स्पेस होगा। समझ आया सैंपल स्पेस का मतलब? पॉइंट क्लियर है सबको? यहां पे समझ आया कैसे आसान करा उसने हमारे लिए? तो ये तभी मैं बोलता हूं कि आपको अगर ये पता लग जाए ना कि क्यों आप ये पढ़ रहे हैं, तो आधा पार्ट तो यही खत्म हो जाता है। तो आज के बाद सैंपल स्पेस में कभी कंफ्यूजन आएगी अगर आप डाइस को 5 बार फेंक रहे हो, 6 बार फेंक रहे हो, 10 बार फेंक रहे हो, ये बात आप पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, दूसरी बात, नंबर ऑफ ट्रायल्स n। मैंने आपको बोला था n कहलाता है, आपका जो फॉर्मूला है बर्नौलिस का वो NCR, p की पावर r और q की पावर n माइनस r है। n का मतलब है नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब कितनी बार आप ट्राई कर रहे हो। आपने एक बार फेंका, आपने 2 बार फेंका, आपने 5 बार ट्राई किया, तो n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 5। दैट्स इट। समझ आ रहा है सबको ये मेरी बात? क्लियर है ये बात? मैंने बोला आप तब जीतोगे जब 3-4 आएगा, यानी आपकी जीत कब है? आपकी जीत है जब 3-4 आएगा। आपकी हार कब है? जब आपका 1 2 5 6 आएगा। तो P का मतलब, लो कौन है? किसका? तो P का मतलब आएगा 2/6। आ रही है बात समझ में? और Q का मतलब कितना आएगा? 4/6। भाई साहब सोचो, इसका सैंपल स्पेस 8000 में था, और कहां सैंपल स्पेस रह गया भाई? सैंपल स्पेस कितना, ये कितना हो गया? 2/6, और ये कितना हुआ? 4/6। देख रहे हो कितना आसान हो गया? अब R का मतलब क्या है? R का मतलब है आपको जीत जितनी बार चेक करनी है अपनी, आपको अपनी जीत या सक्सेस जितनी बार चेक करना है। जैसे एक बात बताओ, अगर मैं डाइस को 5 बार फेंक रहा हूं तो मैं कितनी बार जीत सकता हूं? सर एक भी बार नहीं जीत सकता। एक बार भी, 2 3 4 5। कोई डाउट है यहां पे? हाँ या नहीं? क्लियर है? समझ आ रहा है सबको? यानी एक बार मैं चेक करूंगा कि मेरी किस्मत में पकौड़े हैं, एक भी बार नहीं जीता, निकाल सकता हूं ये? भाई एन मुझे पता है, आर मेरा ये आर कहलाएगा, सक्सेस मुझे पता है, फेलियर मुझे पता है। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो इसके हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाइम निकल गया, बोलते बोलते सर आ गए आपके। तो पॉइंट ये कि इसके क्वेश्चन और करेंगे, कुछ नोट नहीं करना। अगली क्लास में एक बार क्विक रिवाइज करके बाइनोमियल, सॉरी बेस और बाइनोमियल दोनों कर देंगे। 12वीं की प्रोबेबिलिटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और फिर हम शुरू करेंगे अपना आगे का हिसाब, अगला टॉपिक। टेस्ट तो होगा सैटरडे को, मैसेज आ जाएगा आपको व्हाट्सएप पे। ट्रिको का, हाँ कल है टेस्ट, लेकिन ट्रिको का पढ़ा भी सकता हूँ, और दोनों दोनों चीजें भी होंगी, टेस्ट और ट्रिको दोनों। कैमरा बंद हो गया। मुझे पता भी नहीं है भाई, कब हुआ मुझे पता भी नहीं है।
चल मैं एडमिन नहीं सर। करंट अफेयर देख, करंट अफेयर 2 महीने के करंट अफेयर्स वो ये लोग नहीं पढ़ा पाते। आपके लेवल की करंट अफेयर्स मेरे पास IAS के होंगे या CDS के होंगे, 1 घंटा निकालना करवा दूँ आपके अभी तो मुझे आप सेंड कर दे। नहीं वैसे टाइम है, ऐसे बंद कर दो, बहुत गर्मी हो रही है। बंद कर देना। लास्ट बताइए कहाँ तक पढ़ लिया। ये लेक्चर अंकित रिकॉर्ड हो रहा है, करिए उसे लाइव करिए। मैं लगा लूंगा माइक, माइक को ऑन कर लूंगा, बस आप उसे लास्ट कहाँ तक